नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी की सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी कृषि भूमि के पट्टे और आवासों का आवंटन कर रहे हैं। लखनऊ के लोक भवन में वितरित किए जा रहे हैं ये तमाम आवास के प्रमाण पत्र। 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से ये 63 बंगाली हिंदू परिवार आए थे। अब तक मेरठ के हस्तिनापुर में रहते थे सभी परिवार। अब इनको कानपुर के रसूलाबाद क्षेत्र में शिफ्ट किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको हैं। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से कुछ एक परिवार मेरठ क्षेत्र में आकर बस गए थे, लेकिन अब 52 सालों के बाद इन तमाम प्रवासियों का इंतजार खत्म हो गया है और उनको स्थानीय नागरिकता के साथ साथ आवास भी मिलेगा। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ये जो आयोजन है बेहद खास है और महत्वाकांक्षी भी नजर आता है सरकार की तरफ से, क्योंकि इन 63 परिवारों का जो इंतजार है वो 52 सालों के बाद खत्म हुआ है। बिल्कुल पूजा सही कह रही है कि जिस तरीके से 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से हिंदू परिवारों को वहां से भगाया गया था, उसके बाद ये दर दर भटक रहे थे। कई सरकारें बनी और बिगड़ गई, लेकिन इन परिवारों का कोई पूछने वाला नहीं था। योगी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारों का हाल जाना। उसके बाद कानपुर के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में इनको 2 एकड़ जमीन जीवन यापन करने के लिए मिल रही है और 200 गज जो जमीन है इनको आवास बनाने के लिए आज दिया जा रहा है। मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से परिवारों को एक पहचान मिली है, एक भारतीय होने का गर्व का अनुभूति भी कर रहे हैं। मुझे बात कर रहा था अंजल, जो परिवार 63 बैठे थे उनसे लगातार उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनका दर्द झलक रहा था कि वो 1970 से अभी तक किस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया है। कभी मेरठ से भगाए गए, कभी इधर भगाए गए, कभी इस तरीके से रह रहे थे, लेकिन अब उनको एक पहचान मिल चुकी है। भारतीय होने का एक गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। कानपुर के रसूलाबाद क्षेत्र में इनको जमीन का पट्टा अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री देने वाले हैं, क्योंकि उसके कागज लमसम बन चुके हैं और वहां पर रहने के लिए साथ साथ उनके जीवन यापन के लिए जमीन भी दी जा रही है। तो एक ऐतिहासिक काम है पूजा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो परिवार आज तक उनकी पहचान कोई सरकार नहीं दिला पाई, तमाम सरकारों ने वादा किया, लेकिन अब उनको एक पहचान मिली, एक भारतीय होने का एक गर्व की अनुभूति कर रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय की नागरिकता भी मिली है। तो एक बड़ा काम है, एक ऐतिहासिक काम है। जो उम्मीद थी इन परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार से, जो उम्मीद थी इन परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अनूप, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो पट्टे आज वितरित किए जा रहे हैं उनका आवंटन कब तक हो जाएगा? इस बात को क्या क्लियर किया गया है किसी अधिकारी की तरफ से? देखिए पूजा, आज पट्टा उनका जो पेपर है वो दे दिया जाएगा, यानी जो जमीन है वो निश्चित कर ली गई है। अब उनका पट्टा होने के बाद इनको जमीन वहां पर नाप दी जाएगी लेखपाल द्वारा। तो निश्चित तौर पे इसकी थोड़े दिन की कार्रवाई होती है। पट्टे के बाद वो जो कागज होता है वो तहसील क्षेत्र में जाता है और वहाँ के जो लेखपाल कानून वो होते हैं, उस जिस क्षेत्र को आवंटित किया जाता है उस क्षेत्र को नाप कर उनको जो स्वामित्व होता है, जिसके नाम पट्टा होता है, उसको जमीन दे दी जाती है। आवासीय जमीन पहले से ही उनको नप चुकी है। उनको जो 1,20,000 रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो भी आज जब पट्टे के बाद उनके अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी दायरा है, उसके अंतर्गत ये तमाम आवंटन आज हो चुके हैं और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो उनको मिल भी जाएंगे। चलिए अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी कैबिनेट की अहम बैठक लेने वाले हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर में लोक भवन, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी क्षेत्र में कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। किसानों को मुफ्त सिंचाई और पशु अभ्यारण्य नीति पर मुहर लग सकती है। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा का निर्णय हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरें तय हो सकती हैं।
निर्धारित की जा सकती हैं। और वहीं आपको बता दें कि यूपी की नई तबादला नीति को भी मंजूरी इसी बैठक में मिल सकती है। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन के विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि जो चॉपर सेवा, हेली सेवा है, उसके संचालन को पीपीपी मॉडल पर शुरू करने का प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एनसीडीसी नई दिल्ली की शाखा स्थापित करने का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला में टेक्नीशियंस की नियमावली 2022 का प्रस्ताव भी साझा किया जा सकता है। तो ये कुछ एक अहम बातें लग सकती है। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे, अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम के ठीक बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। ठीक क्षेत्र यही है लोक भवन जहां पर ये मीटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज 52 सालों के बाद इन तमाम विस्थापितों का कष्ट कम करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन 11 बजे जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में कई एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो सूबे की जनता को, मेरे ख्याल में दशकों से इंतजार उन फैसलों का रहा होगा। देखिए पूजा, योगी 2 की ये दूसरी कैबिनेट बैठक है और इसमें एक ऐतिहासिक फैसले कुछ हैं जो कि भाजपा ने संकल्प पत्र में दिखाए थे जनता को। जिन संकल्प के माध्यम से महिलाओं की बात करें या उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है, खासकर उन जिक्र करेंगे उसका जो 60 साल से ऊपर यानी बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा की जो बात संकल्प पत्र में कही थी, आज कैबिनेट में वो पूरी हो सकती है। इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दूसरा बात करेंगे पूजा, सिंचाई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि जो सिंचाई की जो बिजली होगी वो पूरी तरीके से किसानों के लिए मुफ्त होगी। तो आज ये फैसला इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। तीसरी जो रमाबाई अंबेडकर मैदान है, एक बड़ा मैदान है लखनऊ का, अब उसमें रैलियां बहुत सारी होती हैं, सभी नेता वहां जाते हैं, तो वहां पर एक हेलीपैड की जो स्थापना है वो वहां पर बनाया जा सकता है। इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल सकती है। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं पूजा जिसको आज मुहर लग सकती है। आज का काफी खास दिन है क्योंकि तमाम जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं उसको लेकर जो संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था उस पर काम कर रही है। तो इस जो योगी कैबिनेट बैठक होने वाली है इसमें तमाम वो योजनाएं हैं जो संकल्प पत्र में कही गई थी। इसके बाद आज कैबिनेट पे जब मुहर लगेगी तब उसके बाद जानकारी जरूर पूजा मिलेगी क्या प्रस्ताव थे। ये बताया जा रहा है करीब एक लेकिन ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है अनूप की जो उनका दृष्टि पत्र था, जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उन्हीं के तमाम बिंदुओं पर आज इस कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश लगातार अलर्ट मोड पर बना हुआ है। कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत सभी शासकीय जिम्मेदारों को अपनी तैनाती क्षेत्र में रुकने के आदेश मिले हैं। बावजूद इसके लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पर इसका कोई असर नहीं। चौराहों पर पुलिस की तैनाती तो है, लेकिन साथ साथ शहर में लगी धारा 144 का उल्लंघन भी पुलिस के संरक्षण में ही हो रहा है। लखनऊ के नॉर्थ जोन में चौराहे पर पुलिस की सरपरस्ती में खुलने वाली दुकानों पर लोगों का हुजूम देर रात तक जमा रहता है और पुलिस इसको अपने सामने नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में शहर में लगी धारा 144 के नियमों को दरकिनार करते हुए पुलिस चौकी के सामने ही देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। में लागू धारा 144 के बीच भी जो नॉर्थ जोन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे होटल खुले रहते हैं, उन्हीं में से एक महानगर इलाका है जहां पे हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। काफी लोग हैं जो देर रात तक यहाँ पे आते हैं। ऐसे में जब ये होटल खुले रहेंगे तो ये साफ जाहिर है कि जो अराजकता है वो फैलेगी। अभी कल ही यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक करके भी ये निर्देश दिए कि सख्त से सख्त सुरक्षा व्यवस्था करी जाए, दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था करी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है। आपको हम दूसरी तरफ भी अपने दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे जीप भी खड़ी है, पुलिस की चौकी है, पुलिस चौकी है। ये बात है कि धारा 144 में 4 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जो दूसरी तरफ है पुलिस के ठीक सामने, वहां पे जो लोग हैं वो साथ में जमावड़ा लगाए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक नॉर्थ जोन की पुलिस इन होटलों पर कार्रवाई करती है, क्योंकि ये जो महानगर होटल है वो एडिशनल डीसीपी के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद।
तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता टीवी की खबर को संज्ञान में लिया है। गुडम्बा फायरिंग मामले में थाना अध्यक्ष को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्के के दरोगा सिपाहियों पर सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुडम्बा इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी। रविवार को दिन दहाड़े कार सवार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग हुई थी। आपको बता दें कि एक कार को 4 से 5 बाइक सवारों ने घेर लिया था और घेरते हुए 6 से 7 राउंड फायर किए गए थे, जिसके बाद तमाम कार्रवाई के निर्देश मिले और निर्देश के बाद खबर का असर भी हुआ। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस खबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार तेजी से गरज रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मंशा के मुताबिक अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज में शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झूसी इलाके के हेतापट्टी गांव में भूमाफियाओं के तमाम अवैध निर्माण तोड़े गए। यहां कालिका कोलोनाइजर ने गंगा किनारे तकरीबन 20 बीघा इलाके में अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी। बिल्डर ने जमीन पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेचे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दिया था, जबकि कई लोगों ने थोड़ा बहुत निर्माण भी कराया था। विकास प्राधिकरण के 3 बुलडोजर घंटे भर चले, कार्रवाई हुई और इसके बाद तमाम जो निर्माण थे वो सब कुछ जमींदोज हो गए। इसी जगह से ठीक पीछे कुछ बिल्डर्स ने 10 बीघे जमीन पर अलग प्लॉटिंग कर रखी है। वहां तकरीबन 50 प्लॉट बेच भी दिए गए हैं। दोनों जगहों पर अवैध निर्माण को तोड़कर खाली कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपया की जा रही है। विकास प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ शासन की मंशा के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई आगे भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। निर्देश पे इस समय प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी बिना प्राधिकरण के लेआउट पास कराए, जो भी अवैध प्लॉटिंग की गई है या जो निर्माण हो रहे हैं, उस पर प्राधिकरण द्वारा जो नियम संगत कार्रवाई लगातार की जा रही है। और लगभग जो है 1000 बीघे से आसपास जो भी अवैध प्लॉटिंग हुई थी, उसको प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, जिन लोगों के विरुद्ध जो भी अवैध प्लॉटर हैं, लीगल एक्शन लिया जा रहा है। और आम जनमानस से लगातार अपील भी की जा रही है कि ये लोग जो है जब भी अपना लैंड खरीदें तो देख लें कि जहां वो भूमि खरीद रहे हैं उसका लैंड यूज मास्टर प्लान में आवासीय है कि नहीं है, उसका नक्शा जो है प्राधिकरण द्वारा पास किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें फिर बाद में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो चलिए लोक भवन का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाली परिवारों को पुनर्वास का प्रमाण पत्र दे चुके हैं और उसके बाद संबोधन भी कर रहे हैं आवास के लिए। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाली परिवारों को पुनर्वास का प्रमाण पत्र सौंपा गया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा काम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं और कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं। आपको बता दें 63 बंगाली हिंदू प्रवासी परिवारों को आज कृषि भूमि और साथ में वो कृषि भूमि का जो पट्टा है वो आवंटित किया गया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी महात्मा गांधी विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अध्यक्ष से लेकर संकाय प्रतिनिधि तक मैदान में 24 प्रत्याशी हैं। 4 प्रमुख पदों का अगर जिक्र किया जाए तो 14 प्रत्याशी इसमें अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए मैदान में 10 जो हैं प्रत्याशी वो उतरे हुए हैं।
तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस मंजुल सैनी पर कार्रवाई की संस्तुति हुई है। लखनऊ के श्रवण साहू हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की संस्तुति करी है। श्रवण साहू हत्याकांड के समय लखनऊ एसएसपी मंजुल सैनी थी। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने मंजुल सैनी को सुरक्षा में लापरवाही का दोषी माना है। अगर आप भरी दोपहरी में पैसा लेकर बैंक जा रहे हैं या बैंक से आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि झपट्टा मार गैंग आपको अपना शिकार बना लेगा और आपकी रकम लेकर फुर्र भी हो जाएगा। ऐसा एक मामला सामने आया है प्रयागराज के पुलिस लाइन से। दरअसल यहां सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी सुधाकर राय पुलिस लाइन के सामने एसबीआई की मुख्य शाखा से 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए गए हुए थे। 1 लाख रुपए उन्होंने अपने बेटे को दिए और 1.5 लाख बैग में रखकर कार की तरफ बढ़ने लगे। बाइक से 2 लोग आते हैं, सुधाकर के हाथ से बैग छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सुधाकर कुछ भी समझ ही नहीं पाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के पास अपने तर्क हैं, लेकिन वारदात के बाद सवालिया निशान भी लाजमी है। तो यहाँ पैसा निकाला हम बैंक से जी, 2.5 लाख रुपया निकाला मैंने और 1 लाख रुपया जो है लड़का अपने पास रख लिया जेब में और 1.5 लाख रुपया बाइक में था। मैं ऐसे ही निकल के जो हम दोनों आदमी साथ जा रहे थे और करीब 50 गज गए हुए यहाँ से, तब तक जो है इधर से गाड़ी लेके आए हैं मोटरसाइकिल से 2 आदमी और उसके बाद तेज रफ्तार में थे और तुरंत जो है छीन करके भगे हैं और इतना तेज स्पीड में थे कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते उसका। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2920 पदों पर भर्ती होगी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड पदों पर भर्ती करने वाला। यूनानी से लेकर स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन के पद इसमें शामिल किए गए हैं। बोर्ड ने होने वाली परीक्षाओं की समय सारणी भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, चिकित्सा क्षेत्र में कुछ भर्तियां निकली हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2920 पद ऐसे हैं जिसमें तमाम पदों को शामिल किया गया है। चयन बोर्ड की तरफ से ये भर्तियां होंगी। यूनानी से लेकर स्टाफ नर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन पद भी इसमें शामिल है। देहरादून में 3 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में विभाग की ओर से एआरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार पांडे ने वाहन स्वामियों के लिए पहला ग्रीन कार्ड जारी किया। ऋषिकेश में पहले दिन 7 ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं, तो वहीं हरिद्वार और रुड़की में भी ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। साथ ही राजधानी देहरादून की सीमा पर स्थित गुरुकुल नारसन और आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर भी ग्रीन कार्ड बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। तो कांग्रेस सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन करने वाली है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। तो चलिए सीधे लोक भवन चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है, लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ भाइयों बहनों। जब 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में
एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था, उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको